सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा स्थिर विद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना चल रहा है। विगत कक्षा में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। आप लोगों को यदि याद है अक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान दे लेना आप लोग। अक्षीय रेखा का मतलब होता है द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। इसको आप बच्चों कहीं तक आगे बढ़ा दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। यदि आपको याद है तो इस अक्षीय रेखा पर हमने जो तीव्रता का मान प्राप्त किया था उसका मान आया था विद्यार्थियों वेक्टर E बराबर 2K वेक्टर P बट्टे R की पावर 3। यहाँ पर K का मतलब है कूलाम नियतांक, वेक्टर P का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R का मतलब है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी। तो ये टॉपिक आपने जो पढ़ा था काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों टॉपिकों में से एक प्रश्न हर हालत में 4 नंबर के बड़े प्रश्न में आना है। आज हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। निरक्षीय रेखा बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय रेखा पर तीव्रता। अब सारे बच्चे ध्यान देना, ये बच्चों द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेश है, एक -q एक +q। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु, यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन है बच्चों d, तो मध्य बिंदु से विस्थापन यहाँ पर भी d/2 और यहाँ पर भी d/2। निरक्षीय रेखा का मतलब होता है द्विध्रुव में स्थित आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यदि आपने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय रेखा। इसको अच्छी तरह से समझना विद्यार्थियों। तो यह आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है। इस निरक्षीय रेखा पर आपने कोई बिंदु ले लिया S। ये जो बिंदु S है इसकी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बच्चों दूरी कितनी मान ली हम लोगों ने, r। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ अपनी कॉपी उठाइए, नोट्स वाली कॉपी, और उसमें साथ साथ नोट करते जाइए। जो प्रारंभिक भाषा है उसको नोट कीजिए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। नोट करो। चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर विद्यार्थियों जो बिंदु S है इसकी स्थिति इस प्रकार से है कि ये द्विध्रुव में जो आवेश है एक -q एक +q, दोनों से इसकी दूरी क्या है, समान है। हमने इस दूरी को मान लिया है L मान लिया, ये दूरी भी L, ये दूरी भी L। हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में बात सिखाई जाती है, यदि इस बिंदु की दोनों आवेशों से या दोनों बिंदुओं से दूरी समान है, इसका मतलब इस अभिष्ट बिंदु को -q से मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ उतना ही कोण बनाएगी जितना कि इस S को +q से मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाएगी। तो कहने का मतलब दोनों कोण क्या होंगे, ये समान, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा। समझ गए? आगे नोट कीजिए। अभिष्ट बिंदु S की स्थिति इस तरह से है कि यह द्विध्रुव में स्थित आवेशों -q और +q दोनों से समान दूरी L पर है। अब बच्चों हम लोगों को बार बार वो बात याद आती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का क्या कारण है, आवेश की उपस्थिति। आवेश चाहे एक हो चाहे अनेक हो, आवेश स्थिर हो चाहे गतिमान हो। सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर कितने आवेश है भाई, एक -q और एक +q। तो हमने मान लिया है कि -q के कारण से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E1,
और प्लस क्यू के कारण से तीव्रता कितनी है, E2 है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। माना द्विध्रुव में स्थित आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः है E1 तथा E2 है। दोबारा सुन लीजिए। माना अभिष्ट बिंदु S पर द्विध्रुव में स्थित आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः है E1 व E2 है। हम लोगों को कोई भी बात बच्चों रटनी नहीं है, हर बात को समझकर करना है। यदि आपके याद है, जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, उस समय आपको जानकारी दी थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रारूप की व्याख्या हेतु हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। जब ये विद्युत बल रेखाएं खींची गई थी तो आपको यदि याद है, तो जब हमने प्लस क्यू के कारण से बल रेखाएं खींची थी तो आप सब लोगों ने जाना था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे होती है विद्यार्थियों आवेश से अनंत की ओर, यानी बाहर की ओर। यही बात हमने जब माइनस क्यू के लिए कही थी तो आपने कहा था कि विद्युत क्षेत्र जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन किधर होती है, अनंत से आवेश की ओर। तो कहने का मतलब माइनस क्यू के कारण से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर, और प्लस क्यू के कारण से तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। हमने क्या मान रखा है, माइनस क्यू के कारण से तीव्रता कितनी मानी है, E1। तो विद्यार्थियों इस S बिंदु पर हम लोगों को जो तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर माइनस क्यू के कारण से तीव्रता कितनी उत्पन्न हो रही है, E1। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी विद्यार्थियों अंदर की ओर। ये हो गई है E1 की डायरेक्शन। इसी प्रकार से अभी हमने समझा है कि प्लस क्यू के कारण से जो तीव्रता है उसको हमने E2 माना है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, बाहर की ओर। तो यह हो गया है E2 की डायरेक्शन। ये हो गई विद्यार्थियों E2 की डायरेक्शन। ये E1, ये E2। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है, बहुत अधिक ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर इस S बिंदु पर तीव्रता E1 और E2 है। अब हमें यहाँ पर इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप लोगों को सबको ध्यान हो तो हम लोगों ने कक्षा 11 में सदिशों के संयोजन के 3 नियम पढ़े थे। एक तो था त्रिभुज का नियम, एक था समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक था बहुभुज का नियम। तो आप लोगों को रटना नहीं है, ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये क्या बन गया अपने आप में, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समांतर चतुर्भुज की यह भुजा वेक्टर E1 को दर्शा रही है, ये भुजा वेक्टर E2 को दर्शा रही है। दोनों भुजा कैसी है, ये आसन्न भुजाएं हैं। परीक्षा में आप लोगों को इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझा रहा हूं। क्या कहता था समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि दो सदिशों, उस समय हमने ये बात पढ़ी थी बच्चों, यदि आपको याद हो तो आप पुनः ध्यान दे लेना। यदि दो सदिशों वेक्टर P तथा वेक्टर Q को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित करें, देखो एक तो आसन्न भुजा ये हो गई, एक ये होगी, आसन्न भुजाएं हैं E1 और E2। तो इन दोनों का परिणामी समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण होगा जो आसन्न बिंदु से होकर गुजरता है, जिसको आपने उस समय वेक्टर R कहा था। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पर इन दोनों का परिणामी किस किस का, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का, ये परिणामी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जो किससे होकर गुजरता है, आसन्न बिंदु से। यह विद्यार्थियों वेक्टर E आ गया है परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आप सारे बच्चे समझदार हैं, ध्यान देना। यदि यह कोण थीटा है तो बोलो भाई ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, कैसे कोण है ये दोनों, एकांतर कोण है। इसी प्रकार से ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा, थीटा। क्यों होगा, संगत कोण है। तो अब आप लोगों को अपनी नोट्स की वाली कॉपी में क्या लिखना है, चित्र तो यहां तक कर देना। आप लोग लिखेंगे यहां पर वेक्टर E1 तथा E2 का परिणामी ज्ञात करने हेतु चित्रानुसार रचना करते हैं। वेक्टर E1 व वेक्टर E2 का परिणामी ज्ञात करने हेतु चित्रानुसार रचना करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना, कक्षा 11 में आप लोगों को मैंने किसी भी भौतिक राशि को घटकों में बांटना सिखाया था। एक बार पुनः याद लीजिए, ध्यान दे लीजिए, याद कर लीजिए।
आपको सिखाया था मैंने जब प्रोजेक्टाइल गति वाला टॉपिक पढ़ाया था, जैसे किसी पिंड को u वेग से प्रक्षेपित कराया था, यदि यह क्षितिज के साथ थीटा कोण बना रहा था, तो यदि आपको याद है तो बच्चों हम लोगों ने उस प्रोजेक्टाइल गति में इस u के दो घटक लिए थे। जिस भुजा के साथ कोण बना रहा है जिसको आप क्षैतिज घटक बोलते हैं u कोस थीटा, और ये आ गया था u साइन थीटा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को जरा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने तस्वीर स्पष्ट है। देखो ये E1 किसके साथ कोण बना रहा है, इस परिणामी के साथ में। तो जिस भुजा के साथ कोण बना रहा है उस भुजा के अनुदिश कौन सा घटक हो जाएगा इसका, E1 कोस थीटा। फिर आएगा इसका वर्टिकल घटक E1 साइन थीटा। ये घटक किधर आएगा बच्चों, इससे 90 डिग्री कोण पर नीचे की ओर आ गया है, ये आ गया है E1 साइन थीटा। इसी प्रकार से बच्चों अब E2 पर ध्यान दीजिए। E2 किसके साथ कोण बना रहा है, इस परिणामी भुजा के साथ में। कितना कोण, थीटा। तो इसका इस भुजा के अनुदिश कौन सा घटक आएगा, यह आ जाएगा विद्यार्थियों E2 कोस थीटा, और ऊर्ध्व घटक आएगा इसे 90 डिग्री कोण पर, यह आ गया है आपके सामने E2 साइन थीटा। क्लियर हो रही बात। चित्र कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। यहां पर बच्चों एक बात स्पष्ट है कि ये जो बिंदु S है, इस बिंदु S की -q और +q दोनों से दूरी क्या है, समान है, L है। इसका मतलब इस S पर -q और +q दोनों के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो आप लोग मेरे साथ ये और नोट कर लीजिए, यहां -q व +q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है। क्यों होगा, आपको पहले बात लिखवा दी थी कि अभिष्ट बिंदु की स्थिति इस तरह से है कि ये -q और +q दोनों से समान दूरी पर है। तो आप लिखेंगे बच्चों वेक्टर E1 का परिमाण इज इक्वल टू वेक्टर E2 का परिमाण। बोलो किसके बराबर आ गया, सूत्र क्या होता है तीव्रता का, KQ बट्टा R स्क्वायर। तो यहां पर K -q का परिमाण क्या आ गया, +q का परिमाण भी क्या है, +q। तो KQ बट्टा दूरी जिसको हम R स्क्वायर लिखते हैं, R लिखते हैं, यहां पर दूरी क्या है, अभिष्ट बिंदु के आवेश दूरी L, यहां पर ये दूरी भी L। तो KQ बट्टे L स्क्वायर, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो आप लोग अपनी नोट्स की कॉपी में सीधा लिख सकते हैं, यहां वेक्टर E1 का परिमाण बराबर वेक्टर E2 का परिमाण, दोनों क्या है, KQ बट्टा L स्क्वायर। बोलो यहां तक दिक्कत है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या किया है, E1 और E2 जो -q और +q के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए आपने E1 और E2 को किस में बांटा है, घटकों में बांटा है। अब घटकों में देखो बांटने के बाद में आप लोग क्या देख रहे हैं भी, अब तक जो हमारा E1 और E2 का भेद था वो स्पष्ट हो गया, दोनों क्या है, एक समान। तो आपने घटकों में बांटा है तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों घटक हैं, बोलो कैसे हैं, ये समान परिमाण के, क्योंकि E1 और E2 का परिमाण क्या है, समान। इसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, तो समान परिमाण और विपरीत दिशा। इसके अलावा एक और खास बात है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो गणित हमें क्या कहती है, समान परिमाण, विपरीत दिशा और संरेखीय होने के कारण से ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब इधर दूसरी ओर देखिए भाई, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा परिमाण क्या है, समान, लेकिन दिशा क्या है, एक ही दिशा। तो समान परिमाण तो है लेकिन एक ही दिशा में होने से विद्यार्थी ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं उसमें किसका योगदान रहा, मात्र क्षैतिज घटकों का, क्योंकि ऊर्ध्व घटक तो क्या हो गए, निरस्त हो गए। तो मेरे साथ आप अपनी कॉपी में नोट्स वाली नोट कीजिए। चित्रानुसार E1 तथा E2 को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में, E1 व E2 को क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करने पर हम पाते हैं कि ऊर्ध्व घटक तो
कि ऊर्ध्व घटक तो समान परिमाण, विपरीत दिशा एवं संरेखीय होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऊर्ध्व घटक तो समान परिमाण, विपरीत दिशा एवं संरेखीय होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने से जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसको बच्चों आपने ई बोल दिया। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, बोलो क्या लिखूं भाई? इन दोनों का योगदान रहा ना, तो यह आ जाएगा ई बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये क्या आ गया है? बिंदु S पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अभिष्ट बिंदु है उसकी स्थिति विद्यार्थियों इस तरह से है कि E1 और E2 दोनों का परिमाण क्या है? समान। तो आप क्या बोल दो इसको? चाहे तो E2 को E1 से हटा दो या E1 को E2 से हटा दो, बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं और E बराबर 2E1 कोस थीटा। E बराबर आ गया 2E1 कोस थीटा। इसको बच्चों आप समीकरण नंबर 2 दे लीजिए। E1 का मान हमने पहले निकाल लिया है। अब कोस थीटा का जो मान है उसको देखना है, आपको रटना नहीं है। चित्र आपके सामने सब कुछ वर्णन कर रहा है। देखो ये त्रिभुज है AOS, चाहे ये ले लो चाहे BOS ले लो। ये कोण 90 डिग्री का, इसलिए हम लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कर्ण कौन सी भुजा होगी, ये हो जाएगी भी। ये थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन गई? लंब। तो ये भुजा क्या बन गई? आधार। तो इस त्रिभुज का आधार क्या है? d/2। कर्ण क्या है? l। वही बात इसमें है, आधार d/2, कर्ण क्या है? l। तो लिखो आप चित्र की ज्यामिति से यह आ गया है भाई कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण d/2 बट्टे l। तो यह आ जाएगा कोस थीटा बराबर d/2l। इसको बच्चों आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। समीकरण नंबर 1 तो आपको बता रही थी E1 का मान, समीकरण 3 बता रही है कोस थीटा का मान। इन दोनों मानों को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? समीकरण 2 में। समझ तो गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नोट करो, समीकरण 1 तथा 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 तथा 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, देखो बच्चों इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी E बराबर 2 की जगह 2, E1 की जगह क्या लिख दूं भाई? E1 की जगह जो हमने परिमाण निकाला था KQ बट्टे L²। आप लोग भूल मत करना, ये जो K है इसका मतलब कूलाम नियतांक, जिसको हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक जो K जो हम लोग जिसको बोलते हैं पराविद्युतांक, जिसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0, वो अलग है। KQ बट्टा L² इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की जगह है विद्यार्थियों d/2l, d/2l। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2 से तो आप 2 को आराम से काट सकते हैं। L की पावर नीचे 2 और 1 कितनी हो गई? 3। और साथ साथ बच्चों हम लोग यहाँ पर QD का मान भी रखेंगे, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा? यह इसको लिख सकते हैं K, Q और D को साथ लिख देना, KQD बट्टे L की पावर 2 इंटू L की पावर 3 आ गई। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए विद्यार्थियों 4 नंबर। अब आप लोग कई बार जल्दबाजी में सोचते हैं कि हमने तो मान निकाल लिया है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था? हम लोगों को निरक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट है वहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब तक हम इस टर्म को, इस पद को r के टर्म में नहीं लाते हैं तब तक हमारा मिशन है वो अधूरा रहेगा। तो इसको r के रूप में लाना है। r के रूप में लाने का हमारे पास क्या रास्ता है भाई? हमारे पास तो ले दे के हमारे सामने त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये भुजा कर्ण है, ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है। हमारे गुरुजनों ने 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में हमें पाइथागोरस प्रमेय सिखाई है। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप लोगों समय व्यतीत किए बिना तुरंत लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बोलो क्या लिखूं भाई? कर्ण स्क्वायर, ये आ गया L² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है? R, तो ये हो गया R²।
आधार स्क्वायर, आधार क्या है d/2, यह आ जाएगा d²/4। विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं बाद में, आप लोग भ्रमित मत होना। जैसे मैंने यहाँ पर द्विध्रुव में स्थित आवेशों के मध्य विस्थापन d माना है, हो सकता है आप कोई किताब जो पढ़ रहे हैं उसमें 2a लिया हुआ हो, 2l लिया हुआ हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। l² बराबर आ गया r² + d²/4। हमें किसका मान चाहिए बच्चों? l की पावर 3 का। इसके लिए हमें एक l और चाहिए। l² बराबर इतना, तो बोलो l बराबर क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? इसकी पावर आधी, r² + d²/4 की पावर आधी। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 6 आ गई। हमें चाहिए है l की पावर 3, तो 5 और 6 को गुणा करोगे तो बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा? l² × l, क्या आ गया बोलो? l की पावर 3। यह आ गया है l की पावर 3 बराबर, गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? r² + d²/4 इंटू क्या आ जाएगा भाई? देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इंटू आ जाएगा r² + d²/4 की पावर हाफ। अब जब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ती है, इसकी पावर कोष्टक की 1, इसकी पावर आधी, तो पावर कितनी हो गई? 1 सही 1/2, 3/2 पावर हो गई। तो l की पावर 3 बराबर क्या आ गया? r² + d²/4 की पावर 3/2। ये समीकरण नंबर आ गई है मान लीजिए 5 नंबर। l की पावर 3 का मान आ गया है, समीकरण देख लेना भाई 5 नंबर या 6 नंबर जो भी है। ये जो l की पावर 3 का मान आया है, इस मान को कहाँ रख दोगे आप लोग? समीकरण नंबर 4 में। नोट करते जाइए, यह मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, यह मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, सारे विद्यार्थी ध्यान से समझना भाई, l की पावर 3 का मान हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों E बराबर आ गया है k, कोष्टक में है QD बट्टे l की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? r² + d²/4 की पावर 3/2। ये मान लीजिए बच्चों समीकरण नंबर 6 आ गई है आपकी। अब आप लोगों को जब मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, विद्युत द्विध्रुव, जब आपको मैंने उसका कॉन्सेप्ट सिखाया था, आप लोग रसायन विज्ञान में भी बात सीखते हैं, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? दोनों जो आवेश है वो आवेश एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। आपको मैंने बताया था आयतन में आवेश का वितरण इस प्रकार से होता है कि जैसे संपूर्ण आवेश एक ही बिंदु पर स्थित हो। हालांकि हम लोग हमारी सुविधा के लिए दोनों के मध्य विस्थापन दिखा दे रहे हैं, एक्चुअली में इतना होता नहीं है। इसका मतलब ये जो d/2 है ये अपने आप में बहुत ही अल्प है। किसकी तुलना में? यहाँ पर दूसरी राशि कौन सी है? r, यानी r का मान है वह d/2 से बहुत ही बड़ा है। या क्या बोल सकते हैं? d/2 का मान बहुत ही छोटा है। किससे? r से। तो विद्यार्थियों इसका मतलब d/2 का मान बहुत छोटा है। किससे? r से। तो आप ये भी कह सकते हैं इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा भाई? छोटा होगा। किससे? r के स्क्वायर से। तो यहां पर आप नोट कीजिए, ऐसे लिखो, चूंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d/2, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d/2, अतः d²/4 को, अतः d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। अतः d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। तो देखना बच्चों इसका आगे का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसको छोड़ दिया आपने तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E बराबर k, ये आपका QD एक बार एज इट इज है, बट्टे d²/4 वाला पद तो नगण्य हो गया, क्या रह गया अभी? r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? r की पावर 3। हम सब लोगों ने एक बात पढ़ी है कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको विद्यार्थियों हम लोग वेक्टर P बोलते हैं। तो यहाँ पर जो QD है, इस QD को किससे हटा देंगे? वेक्टर P से। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी अपने आप में कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आप कह सकते हैं वेक्टर E।
ये वेक्टर ई आपने कहाँ निकाला है, ये मान निरक्षीय रेखा पर, तो गलती नहीं हो तो इस ई के नीचे लिख देना आप लोग निरक्षीय बराबर क्या आ गया भाई के, और इसकी जगह आ जाएगा वेक्टर p बट्टे r की पावर 3। तो विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक आपने स्थापित कर लिया निरक्षीय रेखा पर। अब आप लोग यदि थोड़ा सा सावचेत हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो जब आपने अक्षीय रेखा पर मान ज्ञात किया था वो कितना आया था भाई 2kp बट्टे r की पावर 3। यदि हम इसकी तुलना करें तो आप सारे बच्चे समझ सकते हैं, यदि ये दूरी जो r है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो, लघु द्विध्रुव वाली स्थिति हो, तो विद्यार्थियों आप कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर तीव्रता का मान निरक्षीय की तुलना में क्या होता है, 2 गुना होता है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि निरक्षीय रेखा पर तीव्रता का मान अक्षीय की तुलना में आधा होता है। कई बार बच्चों 1 नंबर के प्रश्न में ऐसा प्रश्न दे देते हैं आप लोगों को, एक विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही स्थितियों में अभिष्ट बिंदु की मध्य बिंदु से दूरी समान है, बताओ तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना अनुपात क्या होगा भाई 2:1, यानी अक्षीय रेखा पर तीव्रता का मान निरक्षीय रेखा पर तीव्रता के मान की तुलना में अक्षीय रेखा पर मान दुगना और निरक्षीय पर क्या हो गया आधा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा की तुलना में आधी होती है। अतः स्पष्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर तीव्रता का मान अक्षीय की तुलना में आधा होता है। लेकिन बच्चों आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, आप लगातार पढ़ते चले जाएं। हम लोगों को कई बार दुख महसूस होता है कि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं व्यूज़ में, पहले शुरू में जब वीडियो अपलोड किया था व्यूज़ आ रहे थे 183 185, अब देख रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं 21 16। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई के प्रति सावचेत नहीं हैं। आप पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि जब तक ये कोरोना महामारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों को इस ऑनलाइन के सहारे ही हमारा काम चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।